Hello everyone, I am Pratiksha and I am here to discuss Unit 5, that is Developmental Biology. In this lecture series, we will discuss about the basic concept of developmental biology and the stem cell concept. So let's start. Here is the brief introduction of our YouTube channel, that is Biologic Studies. Here we all four will teach life sciences as well as general aptitude. So let's start with the lecture. सबसे पहले हम देखेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या होती है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसमें कि हम उन सब प्रोसेसेस की बात करते हैं जो कि एनिमल या प्लांट की ग्रोथ या डेवलपमेंट से रिलेटेड है। मतलब कि वो सारे प्रोसेसेस, जैसे कि बोलते हैं कि जब ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है तो वो वैरायटी ऑफ प्रोसेसेस चलती हैं जिनकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, वो ग्रो कर पाता है, वो डेवलप कर पाता है। तो उन सब की स्टडी को हम बोलते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी कि वो एक ऐसी साइंस है जो कि इन्वेस्टिगेट करती है कि कैसे, मतलब कि बहुत सारी प्रोसेसेस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और जनरेट कर रही हैं ऑर्गेनिजम्स हेट्रोजेनस शेप, मतलब कि ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग शेप, उसके अलग अलग साइज और उसके स्ट्रक्चरल फीचर्स। ठीक है, मतलब कि अब देखो, जैसे और कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो प्लांट है, वो एनिमल है, तो वो एक मतलब कि वैरायटी ऑफ प्रोसेसेस से होकर गुजरता है डेवलप करने के लिए। ठीक है, जब जब उसकी डेवलपमेंट होगी तो उसकी शेप भी चेंज होगी, उसका साइज भी चेंज होगा और उसके स्ट्रक्चरल फीचर्स भी चेंज आएंगे। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है that arise on the trajectory of embryo to adult, मतलब कि जब एक एम्ब्रियो एडल्ट में चेंज होता है तो यहाँ पे हम क्या क्या देखते हैं, उसका साइज बढ़ रहा है, उसका शेप चेंज हो रहा है, वो फंक्शन गेन कर रहा है। ठीक है, तो ये सब की स्टडी जो है या इन सब से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस हैं उन सब के, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इन सब की फील्ड को हम बोलेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड इट ऑल्सो encompasses the biology of regeneration, मतलब कि कोई भी चीज का रीजनरेशन, वो दोबारा से जनरेट होना, asexual reproduction, metamorphosis and the growth and differentiation of stem cells। अभी जैसे हमारे पास जितने भी स्पेशलाइज सेल्स हैं वो क्या है, एक स्टेम सेल था, वो डिवाइड हो गया और डिफ्रेंशिएट हो गया। ठीक है, फिर ये डिफ्रेंशिएट होकर फेटेड सेल में कन्वर्ट हो गया। भाई इसको जिस तरीके से डिफ्रेंशिएट होना था, इसको जो भी बनना था, ये यहाँ पर बन गया। तो इसने क्या कर लिया, इसने अपना फंक्शन गेन कर लिया। अब ये वो काम करेगा जो सेल ये बना है। स्टेम सेल तो अपना आराम से था, वो एक अनडिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट था। अब इस सेल ने क्या किया, इस सेल ने डेवलपमेंट की। ठीक है, इसने डिफ्रेंशिएशन की ताकि वो ये जो ऐसे अनडिफ्रेंशिएटेड सेल था वो डिफ्रेंशिएट हो जाए और एक फंक्शन गेन करके अपना काम करना शुरू कर दे। तो इन सब की साइंस को, डेवलपमेंट से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड सारी साइंस को हम बोलते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होती है, मतलब डेवलपमेंट को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्रेसिव चेंज इन साइज, शेप एंड फंक्शन। कोई भी चीज है उसके साइज में कोई भी चीज है उसके साइज में कोई चेंज आ रहा है, उसकी शेप में कोई चेंज आ रहा है, वो कोई नया फंक्शन गेन कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो डेवलप कर रहा है, वो एक लेवल अप हो रहा है। ठीक है, लेवल अप हो रहा है, इसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट। ओके, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसकी क्या होती है, लाइफ साइकिल चलती रहती है। ठीक है, लाइफ साइकिल उसकी चल रही है, तो वो डेवलप हुआ जा रहा है। जितना उसको डेवलपमेंट करना है, डेवलप होना है, वो उतना हो रहा है। ठीक है, और इसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं कि जीनोटाइप का कन्वर्जन इनटू फिनोटाइप। ठीक है, हमारा जेनेटिक लेवल पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जीन होता है। ये जीन क्या करता है, ये एक्सप्रेस होता है, ट्रांसलेट होता है, तब ये जाके एक फंक्शनिंग मैच्योर सिस्टम बनाता है। ठीक है, फंक्शनिंग मैच्योर सिस्टम बनाता है। तो इस चेंज को ही हम बोलते हैं डेवलपमेंट। अब हम पढ़ेंगे ओवरलैपिंग प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि कौन से ओवरलैपिंग प्रोसेसेस हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको ना हम
एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, या फिर ये एक ऐसे हमारे पास 5 प्रोसेस हैं जिसके उससे हम डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ हम कैसे बता सकते हैं? ग्रोथ को हम बोलेंगे इंक्रीज इन साइज, किसी भी चीज के साइज में बढ़ना। आज हमने एक पौधा लगाया है, ठीक है, हमने एक पौधा लगा दिया, वो पौधा क्या है? अब हमने पेड़ थोड़ी ना लगाया है, हमने एक पौधा लगाया, एक छोटा पौधा लगाया, तो ये क्या करेगा? धीरे 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 इसका साइज बड़ा हो जाएगा और ये एक पेड़ बन जाएगा, ठीक है। इस क्या हो रहा है? इसके साइज में इंक्रीज हो रहा है, तो ये इसको हम बोलेंगे ग्रोथ। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम लोग छोटे होते हैं और हम किसी रिलेटिव से मिलते हैं तो हम छोटे होते हैं, ठीक है। अगर वही सेम रिलेटिव हमसे इतने सालों में नहीं मिले और अब वो हमसे आके मिलेंगे, ठीक है, तो वो हमें सबसे पहले ये बात बोलते हैं, अरे बेटा तुम तो बहुत बड़े हो गए। तो वो क्या होता है? वो एक डेवलपमेंट होती है, चाहे वो एक साइज में इंक्रीज होता है, वो चाहे किसी की हाइट बढ़ रही है या किसी का वेट बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है? साइज में इंक्रीज हो रहा है, जिसको हम बोलेंगे ग्रोथ। अब सेकेंड ओवरलैपिंग प्रोसेस जो है डेवलपमेंट की वो है डिवीजन। डिवीजन क्या होता है? डिवीजन में क्या होता है? इंक्रीज इन नंबर। जैसे कि हमारे पास एक सेल है, एक सेल डिवाइड हुआ, उसने 2 बनाए, फिर 2 से ये 4 बनेंगे, तो ये क्या हो रहा है? धीरे 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 करके ये इंक्रीज इन नंबर हो रहा है। तो हो बेसिकली क्या रहा है? डेवलपमेंट ही तो हो रही है, ठीक है। ये सारी कलेक्टिव टर्म्स हैं जिसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। थर्ड इज पैटर्न फॉर्मेशन। पैटर्न फॉर्मेशन क्या है? कि किसी भी चीज का एक ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई ये जो है ये इस पैटर्न को फॉलो करेगी और ये इस पैटर्न की तरह ही चलेगी और अपने आप को डेवलप कर लेगी। ओके। फोर्थ जो है, फोर्थ ओवरलैपिंग प्रोसेस है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या होगा? डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी। ओके, डाइवर्सिफाई कर जाएगा, वो डाइवर्सिफाई कर जाएगा। जैसे कि अभी एक सेल है, स्टेम सेल का एग्जांपल ले लेते हैं। ये डिफरेंशिएट किया, ठीक है, ये डिफरेंशिएट करके इसने अपना फंक्शन गेन कर लिया। अब ये स्टेम सेल तो नहीं रहा ना, ये एक डिफरेंशिएटेड सेल हो गया है, इसके पास अपना एक फंक्शन आ गया है, तो इसने डिफरेंशिएट करके ये डेवलप हो गया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से डेवलपमेंट की एक ओवरलैपिंग प्रोसेस है। अब जो फिफ्थ हमारा प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे मोर्फोजेनेसिस। मोर्फोजेनेसिस के इसके नाम से पता चल रहा है यहाँ पे मॉर्फोलॉजी की बात है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी किस किस चीज से रिलेटेड होती है? साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसका साइज चेंज होना, उसका शेप चेंज होना, उसका एक वेल फॉर्म्ड स्ट्रक्चर बन जाना, मॉर्फोजेनेसिस हो जानी, उसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो डिफाइंड हो जाना, इसको ये हमारा क्या होगा? ओवरलैपिंग प्रोसेस होगा डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे हमने देखे हमारे पास 5 ओवरलैपिंग प्रोसेस हैं जिनसे हम डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं, या हम इसे एस्पेक्ट्स भी बोल सकते हैं डेवलपमेंट का। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट। अब मतलब हमारे पास ऐसी क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों डेवलपमेंट देखना है, क्यों करना है डेवलपमेंट, या क्यों हो रहा है? तो उसका सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है इट जनरेट सेलुलर डाइवर्सिटी। हमारे पास सेलुलर डाइवर्सिटी हो जाएगी जब एक सेल जो है, अब ये एक ही चलता रहे, ठीक है, तो और फंक्शन कैसे हो पाएंगे? फंक्शन होने के लिए हमारे पास सेलुलर डाइवर्सिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बिना सेलुलर डाइवर्सिटी के कैसे एक ऑर्गेनिज्म अपने प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा, ठीक है। अभी एक सेल जो है वही तो हर चीज नहीं कर सकता ना, वही तो हर ऑर्गन फॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए सेलुलर डाइवर्सिटी होनी जरूरी है, और डेवलपमेंट से ही सेलुलर डाइवर्सिटी आएगी। जब तक डिवीजन नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगी, कैसे सेलुलर डाइवर्सिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए डेवलपमेंट जरूरी है, इस सेलुलर डाइवर्सिटी आएगी, फिर उस चीज़ों का ऑर्डर होगा, तो इन सब चीज़ों के लिए डेवलपमेंट ज़रूरी होते हैं। हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है, जब हम किसी भी चीज़ पे रिसर्च करते हैं तो हम सबसे पहले उसके सेलुलर लेवल पे जाके रिसर्च करते हैं, ठीक है, हम उसकी डेवलपमेंट को पढ़ते हैं। जब कोई जैसे कि आपने देखा होगा रिसर्च के टाइम पे जब हम मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, मॉडल ऑर्गेनिज्म में हम उसकी डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। अगर हम कोई माइस यूज़ कर रहे हैं तो हमारा सीधा सा रोल उसकी डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा, ठीक है। अगर उसके पास डाइवर्सिटी ही नहीं होगी तो हम कैसे करेंगे, ठीक है।
तो ये ऑब्जेक्टिव है हमारे मेन डेवलपमेंट के लिए। और दूसरा है कि डेवलपमेंट होना क्यों नेसेसरी है। इसलिए नेसेसरी है ताकि जो एक जनरेशन है वो एक के बाद एक जनरेशन को बनाती जाए, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन फॉर्म होती जाए, ताकि हमारी जो लाइफ है वो कंटिन्यू रहे, ठीक है। इसलिए डेवलपमेंट जरूरी होती है। अब हम पढ़ेंगे अपना मेन, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे स्टेम सेल कंसेप्ट। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। किसी भी चीज़ की जब हम पढ़ाई करते हैं तो अगर हमें सेलुलर लेवल पे काम करना है, या फिर हमें और मतलब और भी बहुत सारे, जैसे कि रिसर्च जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमें स्टेम सेल पे काम करना होता है, या किसी भी हम मॉडल ऑर्गेनिज्म पे काम करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे जो ये सेल है, जिस सेल पे हम काम कर रहे हैं वो कैसे बना है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है। तो ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे द स्टेम सेल कंसेप्ट से। अब जो स्टेम सेल होता है वो क्या होता है? स्टेम सेल एक ऐसा सेल होता है जो कि डिवाइड भी करता है और डिफरेंशिएट भी होता है। मतलब कि वो डिवीजन के साथ साथ डिफरेंशिएशन भी कर रहा है, उसके पास डिफरेंशिएटिंग कैपेबिलिटीज भी हैं, ठीक है। उस सेल को हम बोलेंगे स्टेम सेल। जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये हमारा एक स्टेम सेल हो गया, ठीक है, ये हमारा स्टेम सेल है। स्टेम सेल अब क्या होगा? ये डिवाइड करेगा, डिफरेंशिएट करेगा। इसके डिवीजन को हम एक और टर्म दे देते हैं जिसे हम बोलते हैं सेल्फ रिन्यूअल, एंड इसको हम टर्म दे देते हैं डिफरेंशिएशन। तो अब ये क्या हो गया? जब ये डिवाइड कर रहा है और डिफरेंशिएट भी कर रहा है, ठीक है, ये डिवाइड और डिफरेंशिएट दोनों कर रहा है, ठीक। तो इसका मतलब कि इसके पास ये दोनों कैपेबिलिटीज हैं। अब मान लो इसने डिवीजन किया, सेल्फ रिन्यू कर लिया, ये आगे जाके फिर से डिवाइड करेगा, तो ये तो फिर से स्टेम सेल बन गया, ठीक है। और जो ये वाला सेल बना है ये डिफरेंशिएट हो गया। डिफरेंशिएट हो गया मतलब कि जैसे ये वाला सेल है, ये डिफरेंशिएट हो गया, अब ये जाके क्या करेगा? ये फेटेड सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल एक अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म है। यहाँ पे हम इसको अनडिफरेंशिएटेड सेल भी बोल सकते हैं कि भाई वो अनडिफरेंशिएटेड सेल में अनडिफरेंशिएटेड सेल की तरह पड़ा हुआ है, उसका कोई भी काम नहीं, उसका कोई भी डिफरेंशिएशन अभी नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे ही ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ तो अब इसको जो पीछे से सिग्नल मिले हैं कि भाई अब जाओ और जाके अपना काम करो, जिस सेल में तुमको इस हमारी बॉडी में इस वाले सेल की कमी हो गई है तो तुम्हें ये वाला सेल बनाना है। तो अब ये क्या करेगा? ये जाके अपने फेटेड सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और वो प्रॉपर पर्टिकुलर सेल बना लेगा। और यहाँ पे जो इसने सेल्फ रिन्यूअल का काम किया था, मतलब कि अपने ही जैसा एक और स्टेम सेल बना लिया था। ये जो है ये स्टेम सेल है, अपने ही जैसा स्टेम सेल बना लिया था ताकि जो हमारा स्टेम सेल पूल है उसमें कोई भी कमी ना आए, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली होता है स्टेम सेल। अब देखो, कोई भी ऐसा सेल को हम कब स्टेम सेल बोल सकते हैं? जब ये डिवाइड भी हो रहा है और उसके साथ साथ डिवीजन के साथ साथ ये क्या कर रहा है, मतलब कि एक तो अपनी रेप्लिका बना रहा है और एज वेल एज डॉटर सेल दैट कैन अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन। इसने एक अपने जैसी सेल बना ली, ठीक है, इसने एक अपनी सेल्फ कॉपी बना ली और एक ही इसने डिफरेंशिएटेड सेल बना दिया कि भाई अब तू जाके अपना काम कर और फेटेड सेल में कन्वर्ट हो जा, ठीक है। तो इस वाले सेल को हम बोलेंगे स्टेम सेल। ओके, ये हमारा जो था ये था स्टेम सेल। इसके पास दोनों कैपेबिलिटीज है, सेल्फ रिन्यूअल की भी एंड डिफरेंशिएशन की भी। ऑलराइट, अब हम देखेंगे स्टेम सेल डिवीजन। अब जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि स्टेम सेल जो है वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, एक सेल जो है वो दो में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब ये क्या इसका पैटर्न फॉलो करेगा? ये मतलब कि कितने तरीके के जो है वो स्टेम सेल डिवीजन होते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है सिंगल सेल एसिमेट्री एंड जो दूसरा है वो है पॉपुलेशन एसिमेट्री। अब हम आगे देखते हैं कि ये कैसे अपना काम करेंगे। तो जो सबसे पहली सिंगल सेल एसिमेट्री है, ठीक है, सिंगल सेल एसिमेट्री है। सिंगल सेल एसिमेट्री में क्या होगा? देखो, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये हमारा ओरिजिनल सेल है, ओरिजिनल सेल हुआ, ये हमारा ओरिजिनल खुद का स्टेम सेल है। भाई ये ऐसे ही पड़ा हुआ है,
ठीक है। ओरिजिनल स्टेम सेल अब जो है इसके पास एक सिग्नल आएगा, इसके पास एक सिग्नल आया कि भाई अब तुमको ये काम करना है। ये अपना पड़ा हुआ था, डिवाइड हो रहा था, ठीक है। ये क्या हुआ, ये डिवाइड हो गया, ठीक है, ये डिवाइड हो गया। इसने डिवाइड होके एक तो इसने अपनी ही कॉपी बना ली जिसको हम बोलेंगे सेल्फ रिन्यूअल, अपना खुद का रेप्लिका बना लिया, ठीक है। और एक ही इसने कमिटेड सेल बना दिया, मतलब कि इसने एक तो खुद की कॉपी बनाई है और एक इसने कमिटेड सेल बनाया है। अब जो इसकी खुद की कमिटेड सेल का तो क्या है, कमिटेड सेल का अपना काम हो गया, वो अपने फेटेड सेल में कन्वर्ट हो गया, उसको जो बनना था वो बन गया, उसको जिस चीज का सिग्नल मिला था। लेकिन जो अब ये वाला सेल है जो हमारा यहाँ पे साथ के साथ जो रिन्यू होके हमारा बना है ये वाला सेल, ये फर्दर डेवलप करेगा। इसमें एक इसने सेल्फ रिन्यूअल बना दिया और ये इसका डिफरेंशिएटेड सेल बन गया। तो अब ये किस तरीके का हुआ, ये इस वाले डिवीजन को हम बोलेंगे सिंगल सेल एसिमेट्री। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी हम इसी तरीके की सिमेट्री का यूज करते हैं। यही सिमेट्री हमारी, यही एसिमेट्री हमारी देखी जाती है। जैसे कि एक सेल है, उसने एक ही तो अपना बना लिया, सेल्फ रिन्यूअल कर लिया उसने, ठीक है, और एक उसने जाके जो कमिटेड सेल था जिसमें उसको कन्वर्ट होना था, उसने वो कमिटेड सेल अपना बना लिया है, ठीक है। अब जो सेकेंड टाइप की थी वो थी पॉपुलेशन एसिमेट्री, जिसको हम बोलते हैं सिमेट्री डिफरेंशिएशन। इसमें अब क्या होगा, इसमें ये एक अलग तरीके का वो है डिवीजन है। इसमें क्या होता है, एक स्टेम सेल है, स्टेम सेल है वो क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन पिछले वाले में हो रहा था कि वो सेल्फ रिन्यू भी कर रहा है और वो कमिटेड सेल भी बना रहा है, तो इक्वल इक्वल हो रहा था। अब इसमें क्या है, ये इनमें से कोई सा एक पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। या तो ये दोनों ही कमिटेड बना देगा या ये दोनों ही स्टेम सेल बना देगा। अगर ये स्टेम सेल बना देगा तो क्या हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है स्टेम सेल। तो जो हमारा स्टेम सेल पूल था उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है नंबर सेल्स का। लेकिन अगर ये दोनों ही कमिटेड सेल बना देगा तो क्या हुआ, हमारा तो स्टेम सेल जो है वो डिक्रीज हो गया ना, हमारे पास तो स्टेम सेल अब बचा ही नहीं है, ये जाके अपना फेटेड सेल बना देगा, ठीक है। तो इसका बेसिकली क्या होता है कि अगर हम जनरल नेचर में देखें, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का अगर हम बेसिक देखें, तो उसमें हमारा जो प्रीवियस सिमेट्री था, मतलब कि सिंगल सेल एसिमेट्री, यही मोस्टली सेल जो हैं वो फॉलो करते हैं कि एक तो वो अपना सेल्फ रिन्यूअल कर लेते हैं, एक सेल वो स्टेम सेल बना लेते हैं और दूसरे में वो डिवाइड हो जाते हैं कमिटेड सेल के पीसेस पे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ी है दो तरीके का स्टेम सेल डिवीजन। अब हम देखेंगे स्टेम सेल नीश क्या होता है, ठीक है। स्टेम सेल नीश जो होता है वो होता है एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया ऑफ टिश्यू, कोई भी पर्टिकुलर एरिया ऑफ टिश्यू हो गया, वहां पे क्या होता है, एक माइक्रो एनवायरनमेंट गिवन होता है जहां पे सारे स्टेम सेल रहते हैं। मतलब कि हम इसको बोल सकते हैं हाउस ऑफ स्टेम सेल, हाउस ऑफ स्टेम सेल। इसको यहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला होता है जिसमें ये क्या करते हैं, ये सेल्फ रिन्यू होते रहते हैं, मतलब डिवाइड होते रहते हैं, और लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये सेल्फ रिन्यू होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ रिन्यू होंगे, डिफरेंशिएट नहीं होंगे। यहाँ पे लिखा है ना अनडिफरेंशिएटेड, तो मतलब कि इनको ऐसा एनवायरनमेंट मिला है कि जहाँ पे ये सेल्फ को रिन्यू तो कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड हुए जा रहा है, लेकिन ये अपना फंक्शन गेन नहीं करेंगे। मतलब कि इतनी इनको वो एबिलिटी नहीं होती, इतने इनके पास फैक्टर्स नहीं होते जो कि इनको फंक्शन गेन करने दे सके, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेम सेल नीश में ये स्टेमनेस को बरकरार रखते हैं, कि मतलब ये अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म को बनाए रखते हैं, ठीक है। और क्या होता है स्टेम सेल नीश में, जो कि ये यहाँ पे जो स्टेम सेल नीश के सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने आपस में मतलब कि इंटरेक्ट करते हैं विद द स्टेम सेल टू मेंटेन देम और प्रमोट देयर डिफरेंशिएशन। अब देखो, जैसे ये स्टेम सेल नीश है, ये जब तक अंदर रहेंगे सेल, ये डिवाइड हो रहा है,
लेकिन ये डिफरेंशिएट नहीं होगा। ये डिफरेंशिएट जब होगा जब इसको यहाँ से आके सिग्नल मिलेगा और ये सिग्नल बाहर भेजेगा स्टेम सेल को, ये होगा डिफरेंशिएटेड। ठीक है, डिफरेंशिएटेड सेल होगा ये आगे जाके अपना फेटेड सेल बना लेगा। ठीक है, ये इसको जब यहाँ से भेजेगा तो ये इसको कैपेबल करके भेजेगा कि जा भाई अब तू जाके डिफरेंशिएट हो जा, अब जो तेरे को काम मिला है, जो हमें सिग्नल मिला है, हमने तेरे को वो काम दे दिया, अब तू जा और जाके उस पर्टिकुलर सेल में चेंज हो जा और उसका काम कर। ये मतलब होता है स्टेम सेल नीश का। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम स्टेम सेल पोटेंसी। स्टेम सेल पोटेंसी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से हर साल CSIR, DBT, गेट, हर एग्जाम में ICMR, हर या फिर किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस हो, हर एग्जाम में स्टेम सेल पोटेंसी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखेंगे हम स्टेम सेल, अब हम देखेंगे कि सेल पोटेंसी होती क्या है। सेल पोटेंसी जो होती है वो एक ऐसी एबिलिटी होती है स्टेम सेल्स की जो कि उसको डिफरेंशिएट करता है स्पेशलाइज्ड सेल टाइप में। अब ये हमारे पास स्टेम सेल पढ़ा है, ये हमें पता है कि ये भाई स्टेम सेल है, इसका तो कोई काम नहीं है, ये भी डिवाइड होगा फिर ये डिफरेंशिएट होगा। अब ये जब डिफरेंशिएट होगा तो ये फंक्शन गेन कर लेगा और एक अपने प्रॉपर पर्टिकुलर उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड सेल टाइप में बन जाएगा और अब आगे जाके अपना काम करेगा। तो अब ये क्या कहता है, अब जो हम, ये बहुत मेन इसकी डेफिनेशन थी। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितनी ज्यादा सेल की पोटेंसी होगी वो उतने ही सेल जनरेट कर पाएगा। ठीक है, जितनी हाई पोटेंसी होगी वो उतने ही सेल टाइप जनरेट कर सकेगा और जितनी लो पोटेंसी होगी उतने कम सेल टाइप जनरेट कर सकेगा। ठीक है, मतलब कि अब एक सेल है वो डिफरेंशिएट हो रहा है, वो स्पेशलाइज्ड सेल में बन रहा है, अगर उसकी पोटेंसी हाई है तो वो बहुत सारे तरीके के उसमें कन्वर्ट हो जाएगा सेल टाइप में, लेकिन अगर उसकी पोटेंसी लो है तो वो कम ही, कुछ ही तरीके के सेल टाइप सिर्फ बना पाएगा। अब हम आगे आगे पढ़ेंगे कि कितने तरीके के हमारे पास पोटेंसी होती है और कितने तरीके के वो सेल टाइप बना पाती है। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे टोटीपोटेंट सेल। अब टोटीपोटेंट सेल की हम बात करते हैं। अगर मैं इनको, टोटी का मतलब पता है क्या होता है, टोटी का मतलब होता है टोटल। अब ये क्या है, टोटीपोटेंट वो सेल्स होते हैं जो कि पूरी की पूरी, मतलब पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म भी बना सकते हैं, मतलब कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट वायबल ऑर्गेनिज्म को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये हर तरीके के, मतलब ये एक उस तरीके के स्टेम सेल होते हैं जो कि किसी भी पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में ये कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब कि सब एक ही सेल से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, ये बहुत सारे तरीके के वो बनाने में काम आते हैं। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो वो है एग एंड स्पर्म। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एग का फ्यूजन होता है स्पर्म के साथ। ठीक है, फिर ये क्या बनाता है, जाइगोट, n + n = 2n। तो ये क्या हो गया, ये जाइगोट बना दिया इसने पूरा का पूरा। अब जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो बनेगा, फिर इससे एडल्ट बन जाएगा। मतलब भाई इसने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, इसने तो पूरा ऑर्गेनिज्म ही खड़ा कर दिया एक सेल से। ठीक है, तो यही चीज होती है। अब जो ये जाइगोट है, जाइगोट हमारा एग्जाम्पल है टोटीपोटेंट सेल का। ठीक है, टोटीपोटेंट सेल, यहाँ पे सी गलत है। ओके, तो जाइगोट जो है अब वो पूरा का पूरा एडल्ट में फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ टोटीपोटेंसी। ये एक टोटीपोटेंट सेल है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि टोटीपोटेंट सेल का आप एक एग्जाम्पल बताओ तो आप बोल सकते हैं यस इट इज जाइगोट, क्योंकि जाइगोट एक ऐसा सेल है जो कि पूरे के पूरे एडल्ट में फॉर्म हो जाएगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा क्या होता है, हाइड्रा एक सिंगल सेल से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकता है। ठीक है, अगर इसका एक भी सेल हो, इसका डिवीजन हो रहा है, इसका कोई सेल है, ये इतना कैपेबल होता है कि ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म में डेवलप होने की एबिलिटी इसके पास होती है। तो ये भी टोटीपोटेंसी का ही एक एग्जाम्पल है। सो
नेक्स्ट इज प्लूरीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट अब क्या होता है? प्लूरीपोटेंट भी ना थोड़ा थोड़ा टोटीपोटेंट जैसा है, बट ये उसका डिसेंडेंट है। वो तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना रहा था, लेकिन ये सेवरल ही बनाएगा, ये पूरा नहीं बनाएगा, ठीक है, कंप्लीट नहीं बना सकता ये, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द सेल्स बना सकता है। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एम्ब्रियो है, ठीक है, जब जाइगोट जाइगोट है, ठीक है, जाइगोट के पास 2, 4, 8, 12, 32 ये वाले जो फेजेस होते हैं रिप्रोडक्शन के, ये चल रहे हैं। इसके बाद एक स्टेज आती है दैट इज ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट में हम देख रहे हैं ये जो आउटर इसकी कवरिंग है, इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज ट्रोफोब्लास्ट, ओके। ट्रोफोब्लास्ट जो होती है ये हमारी फॉर्म करती है प्लेसेंटा, ऑलराइट। और जो ये है ICM, इनर सेल मास, ये इनर सेल मास जो है ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो फॉर्म करता है, ओके। तो ये जो है ICM जो है ये इसका एग्जाम्पल है प्लूरीपोटेंसी का, ठीक है। प्लूरीपोटेंट सेल का एग्जाम्पल है ICM, इनर सेल मास। ये एम्ब्रियो तक को फॉर्म कर देगा। एम्ब्रियो से तो भाई फिर एडल्ट ही बन जाएगा, ठीक है, मतलब कि पहले फीटस बनेगा देन एडल्ट बनेगा, ये एक पूरे उसमें फॉर्म हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ नहीं बना रहा, ये ट्रोफोब्लास्ट नहीं बना सकता। ट्रोफोब्लास्ट जो है उसको भाई आगे जाके प्लेसेंटा बनानी है, अब प्लेसेंटा ही नहीं बनेगी तो कैसे काम होगा, ठीक है। तो ये जो ICM जो है ये प्लूरीपोटेंसी को फॉलो करता है, प्लूरीपोटेंसी को ये फॉलो करेगा और ये सेवरल चीजें बना देगा, मतलब मोस्ट ऑफ द चीजें ही मान लो ये बना देगा, लेकिन पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकता। तो प्लूरीपोटेंसी और टोटीपोटेंसी में यही फर्क है, इसीलिए हम प्लूरीपोटेंट सेल्स को बोलते हैं डिसेंडेंट्स ऑफ टोटीपोटेंट सेल्स। नेक्स्ट इज मल्टीपोटेंट सेल्स। मल्टीपोटेंट सेल्स भी बेचारे क्या होते हैं, ये भी बना तो सकते हैं लेकिन इनकी भी अपनी एक रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड स्पेसिफिसिटी, ठीक है। ये भी बना तो ये भी लेगा, ठीक है, लेकिन इसके पास ना ये रीजन स्पेसिफिक होता है मेनली, कि हाँ भाई ठीक है चल ये इधर है तो ये इधर के ही 5-6 सेल बना सकता है। वो 5-6 सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि ये ना मेनली वही है कि जिस टिश्यू में ये है ना ये बस उसी के ही सेल बनाएगा। जैसे कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स की मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ, ये ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनका जो रहना है वो ब्लड सेल में ही है, ये यही का रीजन है। तो क्या होगा, ये दो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, ठीक है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, ये दो में कन्वर्ट हुआ, लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल एंड माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल। लिम्फोइड ने क्या बना दिया, नेचुरल किलर सेल बना दिए, टी लिम्फोसाइट बना दिए, बी लिम्फोसाइट बना दिए, एंड जो माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल था उसने न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स एंड आरबीसी। तो इसने क्या किया, इसने ऐसा तो नहीं है ना कि इसने जाके और कहीं और से कुछ और सेल बना दिया, इसने बनाया सिर्फ ब्लड सेल ही है, ओके, इसने सिर्फ ब्लड सेल ही बनाया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मेमोरी स्टेम सेल्स हैं, ठीक है, मेमोरी स्टेम सेल्स हैं, वो क्या करेंगे, वो सिर्फ मेमोरी ग्लैंड सेल्स बनाएंगे, वो ब्लड सेल्स नहीं बना सकते। तो ये रीजन स्पेसिफिक है कि भाई जिस रीजन में ये प्रेजेंट है ना ये बस उसी के ही सेल बनाएंगे, ओके। तो ये है इसका मेन एक एग्जांपल। अब हम बात करेंगे यूनिपोटेंट की। तो जो यूनिपोटेंट सेल्स हैं वो क्या होते हैं, ये बेचारे बहुत मजबूर होते हैं, ये सिर्फ एक ही तरीके के सेल बना सकते हैं, इनके पास इतनी शक्ति है ही नहीं कि भाई ये और कोई सेल भी बना दे, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के सेल बनाएंगे। इनका अपना सिंपल सा काम है कि भाई हम इसी चीज़ के लिए इस दुनिया में आए हैं और हम यही चीज़ बनाएंगे और हमारा काम इधर की इधर खत्म, हमें बनाना ही नहीं पूरा ऑर्गेनिज्म, तुम ही बना लो, ठीक है। इनका ये वाला एटीट्यूड होता है कि भाई हम एक ही तरीके की सेल बनाएंगे बस। जिसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिया है, पहला स्पर्मेटोगोनिया एंड सेकंड वन इज ऊगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो क्या बनाएगा, वो स्पर्म बनाएगा, एंड ऊगोनिया हमारा ओवम बना देगा कि भाई चलो मेरे को ये काम, मैं इसी चीज़ के लिए फेटेड था और मैंने ये काम बना दिया। स्पर्मेटोगोनिया ने अपना स्पर्म बना दिया और ऊगोनिया ने ओवम बना दिया। तो ये है यूनिपोटेंट सेल का काम। अब हम यहाँ पे समरी देखते हैं। देखो, जैसे कि फर्टिलाइजेशन जब होता है, हम यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे, ठीक है। ऊसाइट था, स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हुई, इसने यहाँ पे आके मॉड्यूला बना दिया,
ठीक है, जैसे मान लो जाइगोट है, ठीक है, जाइगोट 2 सेल बनेगा, फिर उसके बाद फिर डिवीजन होगी 4 बनेगा, 8 बनेगा, ऐसे ऐसे जो ये बनेंगे। तो ये क्या होता है 2, 4, 8 तक जो होते हैं ना स्टेजेस, उनको हम बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल्स, ठीक है, इनको हम बोलेंगे टोटीपोटेंट सेल्स। और जो 16th जो होता है ना स्टेज, 16 सेल स्टेज जिसे हम बोलते हैं, उसके अर्ली फेज को भी हम क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंट सेल। बाद के नहीं, अर्ली। तो इसको ये जैसे जब ये है मॉड्यूला, ठीक है, ये जो मॉड्यूला है इसके अर्ली फेज तक के सेल्स को हम बोलेंगे भाई कि ये टोटीपोटेंट है। 2, 4, 8 को हम बोलते हैं टोटीपोटेंट। फिर ये आगे कन्वर्ट होगा ब्लास्टोसिस्ट। मैंने आपको प्लूरिपोटेंसी के एग्जाम्पल में बताया था कि जब ब्लास्टोसिस्ट बनेगा तो उसकी जो ये बाहर वाली लेयर है इसको हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, और जो ये अंदर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं ICM, इनर सेल मास। ये बनाता है हमारा एम्ब्रियो या और भी सिस्टम्स, ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम। तो इसका ये वाला जो पार्ट है ब्लास्टोसिस्ट का बाहर वाला, इसको हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ ICM को लेंगे। ICM जो हमारा है वो क्या करेगा, वो प्लूरिपोटेंसी को फॉलो करेगा। मतलब कि वो सब कुछ नहीं बना सकता लेकिन वो बहुत कुछ बना सकता है। वो सिर्फ एक चीज़ नहीं बना पा रहा भाई, वो प्लेसेंटा नहीं बना पा रहा, वो ट्रोफोब्लास्ट को नहीं ले पा रहा, वो प्लेसेंटा नहीं बना पाएगा, लेकिन वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म तो बना रहा है। मतलब वो बहुत कुछ बना रहा है लेकिन वो सब कुछ नहीं बना पा रहा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आ गया जैसे कि मल्टीपोटेंट है, मल्टीपोटेंट, ठीक है। अब अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लूँ, यहाँ ब्लड की बात आएगी। ब्लड में जो है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है वो आगे जाके ब्लड का ही काम करेंगे, ब्लड सेल को ही फॉर्म करने का काम हमारा करेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपोटेंसी शो करेंगे वो कि भाई वो रिस्ट्रिक्टेड स्पेस में बना रहे हैं। और ये है हमारा 4th टाइप जो हमारा था, वो हमारा था यूनिपोटेंट सेल। मतलब कि ये बेचारे बस एक ही तरीके के सेल को बनाएंगे, जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया है, वो सिर्फ और सिर्फ स्पर्म ही फॉर्म करेगा, इसका बस एक ही काम होता है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन। अब हम देखेंगे कैसे एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं, टोटीपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, मल्टीपोटेंट। अब जो है पोटेंसी की मैंने बात की थी कि जो जिसकी हाई पोटेंसी होगी वो पूरा का वो बहुत सारे सेल बना पाएगा, जैसे टोटीपोटेंसी। इसकी पोटेंसी हाई है बहुत, तभी ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना पा रहा है। इसकी मीडियम है, ये बेचारा बना तो बहुत कुछ रहा है लेकिन थोड़ा बहुत नहीं भी बना पा रहा। मल्टीपोटेंट है, मल्टीपोटेंट ये है कि भाई यार बहुत ही ज़्यादा कम है, इसकी तो बहुत ही ज़्यादा कम है, ये सिर्फ अपने रिस्ट्रिक्टेड फेज में ही काम कर पाएगा। सेल टाइप कैपेबल ऑफ जनरेटिंग, डिफरेंशिएट इनटू एनी सेल टाइप, किसी भी सेल में बन जाएगा भाई, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। डिफरेंशिएट इनटू सेल्स फ्रॉम एनी ऑफ द 3 जर्म लेयर, ये सिर्फ 3 जर्म लेयर वाली चीज़ों को ही बनाएगा, मीजो, एक्टो एंड एंडो। ट्रोफो को ये नहीं ले रहा, ये सिर्फ इन्हीं तीनों की जर्म लेयर से जो सेल बन रहे हैं ये सिर्फ उन्हें बना देगा, ठीक है। ये है लिमिटेड रेंज ऑफ सेल टाइप, इस बेचारे के पास बहुत लिमिटेड रेंज ऑफ सेल टाइप है। टर्मिनोलॉजी जो है, अगर मैं इसकी टर्मिनोलॉजी की बात करूँ तो टोटी मतलब होल, ये पूरा ऑर्गेनिज्म बना रहा है। प्लूरी मतलब मैनी बट नॉट ऑल, ठीक है। मल्टी मतलब सेवरल, ठीक है भाई, सेवरल चीज़ें बना पा रहा है वो, जितना उसके रिस्ट्रिक्शन में है चीज़ें, जितने उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, जितने उसके रीजन में है, स्पेसिफिक उसमें है, वो सारी चीज़ें वो बना पा रहा है। अब हम बात करेंगे फाउंड कहाँ कहाँ ये, जैसे अर्ली स्टेज ऑफ फर्टिलाइज एग, मतलब कि जैसे जाइगोट मान लो, ठीक है। ये है इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ये इसका एग्जाम्पल है इन मैनी टिश्यू। एग्जाम्पल जैसे वही मैंने बताया, जाइगोट, ओके, अर्ली मॉड्यूला, प्लूरिपोटेंट है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, एंड मल्टीपोटेंट का एग्जांपल है हिमेटोपोइटिक सेल भाई जाके ये बेचारे ब्लड सेल ही बनाएंगे अब तो, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। न्यूरल स्टेम सेल, मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स, तो इनका ये मतलब है कि भाई ये जो है ये काफ़ी कम वो बना पाते हैं। तो यही हमारा इस लेक्चर में हमने यही पढ़ा है कि बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, डेवलपमेंट किसे कहते हैं, स्टेम सेल्स क्या होते हैं, स्टेम सेल पोटेंसी क्या होती है, यही हमारा आज के लेक्चर का पार्ट था। अब हम इसके आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।